हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट्स विद सिड के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं, आप हेडलाइन देख ही सकते हो। तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला है मंकी पॉक्स। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है कि मंकी पॉक्स जो है ये WHO द्वारा घोषित कर दिया गया है एज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, है ना। और क्या है मंकी पॉक्स और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कैसे घोषित की जाती है, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने को। तो चलिए देखते हैं। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बेसिकली 3 बेसिस पे क्लासिफाई होता है। अगर कोई ऐसा पेंडेमिक है या कोई ऐसा डिजीज़ है जो ग्लोबल लेवल पे फैल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट की तरह फैल रहा है, मतलब जैसे हाई रेट पे ट्रांसमिशन रेट जिसका हाई हो या जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे अगर केसेस हो और पब्लिक हेल्थ रिस्क दूसरे कंट्रीज के लिए, जैसे कि एक कंट्री में कोई जैसे कोविड था, वो चाइना में बताया जाता है कि ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद वो बाकी कंट्रीज में फैला। तो इसी तरह से 75 कंट्रीज में आज मंकी पॉक्स फैला हुआ है ना। तो सेकंड कैटेगरी ये होनी चाहिए, मतलब ये होता है। पहला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूट से पब्लिक हेल्थ रिस्क। फिर थर्ड पॉइंट जो होना चाहिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, वो है पोटेंशियली रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, जहाँ पर एक्चुअल में इंटरनेशनली जैसे मल्टी गवर्नमेंटल पैनल्स बना के और उसके बाद कोऑर्डिनेट किया जाए उस डिजीज़ को टैकल करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट फील होती है WHO को कि यहाँ पर हाँ बाकी कंट्रीज़ को भी सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा, तो फिर ये तीनों चीज़ें जहाँ मीट होती हैं उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाता है किसी भी पेंडेमिक को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो मंकी पॉक्स आज के टाइम पे 75 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। इसमें डेथ रेट में भी 10 में से 1 लोगों की मृत्यु हो रही है, तो डेथ रेट भी हाई होता जा रहा है धीरे धीरे। और आज के टाइम पर अब देखिए इंडिया में तो फैलता जा रहा है, 3 केसेस केरला के आ गए हैं, 1 दिल्ली का आ गया है, और इस तरह से अभी केसेस और आ ही रहे होंगे, क्या पता, भगवान ना करे। तो ये पॉइंट्स थे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए। अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि मंकी पॉक्स है क्या। तो आप देखोगे एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब कि जो जानवरों से फैलता है इंसानों में। वायरल मतलब कि वायरस के थ्रू जो फैल रहा है, जो एयर ट्रांसमिशन के थ्रू फैल रहा है, वो स्मॉल पॉक्स की तरह होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि जो इसमें लिम्फ ग्लैंड होते हैं, मतलब वो ग्लैंड जो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, वो ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है मंकी पॉक्स, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में ही ये इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी बेसिस पे मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को डिस्टिंग्विश भी किया जाता है। काफ़ी हद तक दोनों ही सेम होते हैं, दोनों में ही रैशेस होते हैं और दोनों में ही तबीयत खराब होती है, हेडेक वगैरह होना, फीवर, ये सब चीज़ें होती हैं दोनों में ही। लेकिन डिफरेंस बस ये होता है कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मंकी पॉक्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ट्रांसमिशन आप देखोगे तो ब्लड, बॉडीली फ्लूइड और म्यूकस वगैरह के थ्रू, एनिमल के जैसे जानवरों के साथ जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप इससे इम्पैक्ट हो सकते हो। म्यूकस वगैरह जो उनका रहता है उससे भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अभी तक में देखिए यहाँ पर मेंशन भी है 3 केसेस केरला से निकले हैं। 16,000 केसेस ओवरऑल निकल चुके हैं 75 कंट्रीज से, 5 डेथ हो चुकी हैं। अफ्रीका को ओरिजिन माना जा रहा है बेसिकली, बट अभी कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, है ना। ओरिजिन इसलिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके थ्रू जैसे जिस क्लाइमेट में वो डिजीज उत्पन्न हो रहा है ना, जिस क्लाइमेट में वो डिजीज एक्चुअल में इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसके काउंटर में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें तो वो स्टडी में काफ़ी हेल्प करता है उसका एंटीडोट बनाने में, जो भी बीमारी है उसका, है ना, उसका क्योर बनाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जब कोई भी बीमारी स्टडी की जाती है तो उसका ओरिजिन पॉइंट भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। सिम्टम्स में आप देखोगे फीवर है, हेडेक है, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, सॉलन लिम्फ नोड्स, ये सब चीज़ें होती हैं। 6 से 13 दिन के अंदर अंदर अपीयर होने लगता है, ठीक है। और बाकी किस तरह से फैलता है आप देख सकते हो। लाइक्लीहुड ऑफ वायरस बीइंग स्प्रेड ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट इज हाई, है ना। वल्नरेबिलिटी, इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड कैन कॉज 1 आउट ऑफ 10 डेथ्स इफ इन्फेक्टेड, ओके। तो ये आप बाकी पॉइंट्स अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप देख जाओ,
और अभी इसके बारे में मैंने आपको मोटे मोटे तौर बता दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी, अभी कल परसों में ही मैंने कवर किया था एंटार्क्टिक पॉलिसी जो इंडिया ला रहा है, तो उस टाइम पे मैंने ये वर्ड मेंशन भी किया था, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी था, पर आज इसको डिटेल में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो एंटार्क्टिक कहाँ है ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें उस टाइम पर 12 मेंबर्स थे और आज के टाइम पे 54 मेंबर्स हैं। जो सिग्नेटरीज थे 12 मेंबर्स जो थे वो ये हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। प्रोविजंस इसके क्या हैं हम लोग आगे देखते हैं। इंडिया में जो नोडल एजेंसी है एंटार्क्टिक ट्रीटी की, वो है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। और जो एंटार्क्टिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो आप देख सकते हो, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती 2012 में लेटेस्ट स्टार्ट जो हुआ था वो, और सागर निधि एक इंडियन वेसल है जो एंटार्क्टिक वाटर्स पे नेविगेट करता है। अभी एंटार्क्टिक टूरिज्म को भी प्रमोट करने की चल रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। ये देखिए जो मेन ट्रीटी के पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। किसी भी तरह का मिलिट्री एक्टिविटी एंटार्क्टिक रीजन में नहीं हो सकता। दूसरा, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटा। चौथा, एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड। न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। अप्लाइज टू लैंड बट नॉट सी, तो ये जो भी ट्रीटी के पॉइंट्स रहेंगे वो सब लैंड पे अप्लाई होंगे, सी डिपेंड करेगा कि किन किन के बीच में वाटर शेयर्ड है, ठीक है। आपको इन इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जो EEZ थे 200 नॉटिकल माइल्स वाले ना, वो कवर कर चुके हैं हम लोग। ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस, दूसरे नेशन इंस्पेक्ट कर सकते हैं सारे स्टेशंस को जो एंटार्क्टिक आइलैंड पर हैं। नेशनल लॉ अप्लाई टू सिटीजन नॉट टू एरियाज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। हेट्रोपेसिमिज्म, अब ये एक वर्ड पिछले 3-4 हफ्तों से काफ़ी सुनने में आ रहा। बेसिकली हुआ क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट जब मैरिटल रेप पे अपना डिसीजन सुना रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक वर्ग है आदमी मेंस का, जिन्होंने मैरिज स्ट्राइक ट्विटर पे ट्रेंड करने की कोशिश की थी, और ट्रेंड हुआ भी था बेसिकली। तो वो बेसिकली इस चीज़ को लेके डिमांड कर रहे थे कि भाई औरतों के साथ अगर इतना हम लोग अन्याय करते हैं, मैन शादी के बाद हस्बैंड अगर वाइफ के साथ इतना अन्याय कर रहा है तो हम लोग शादी ही नहीं करेंगे, एज ए सपोर्ट टू वीमेन। पर बेसिकली पॉइंट यही था कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब एक छोटा वर्ग ही है इन मेंस का। ज़्यादातर लोग इस तरह के नहीं होते हैं, पर खैर हर तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में, और हर तरह की बात होती है, और पॉलिटिक्स तो हर जगह होना ही होना होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा। यहाँ पर मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, हेट्रोपेसिमिज्म वर्ड क्या है। तो ये एक पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब कि जो समलैंगिक नहीं है, मतलब कि जो डिफरेंट सेक्सुअलिटी के हैं, यानी कि मेन और वीमेन बेसिकली जो आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। तो वो लोग जो इस तरह के रिलेशनशिप में एक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उस पर्टिकुलर टाइप के रिलेशनशिप से किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स या डेटिंग्स को बहुत हार्ड समझते हैं, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हेट्रोपेसिमिस्ट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी ना किसी पार्ट से, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के किसी पार्ट से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो हेट्रोपेसिमिज्म एक छोटा सा कीवर्ड था, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं बायो इकोनॉमी पे। तो बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बायो इकोनॉमी पे अभी एक रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, बिराक के द्वारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो बायो इकोनॉमी है, सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बायो इकोनॉमी जो है वो है प्रोडक्शन, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद द एम ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी और बायोलॉजी दोनों को, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल यूज है दोनों को साथ में लिखनी। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंसीडर करते हुए इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, ये आपका
आपका बायो इकोनॉमिक टर्म में आएगा। ठीक है, एम क्या रहता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना, और इकोनॉमी इंप्रूव करना, तीनों चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या थी कि बायो इकोनॉमी साइज इन इंडिया इज $80 बिलियन, है ना, और ये डबल होता जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। इंडिया में जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ऑलरेडी बायो इकोनॉमी को लेके, वो है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक है, बायो इंक्यूबेटर्स, बायो क्लस्टर्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स। अभी रिसेंट में इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 10% का अचीव हो गया, 20% का चल रहा, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, है ना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर फोटो में दिए हुए हैं, काफ़ी कॉमन बटरफ्लाई है। आज के टाइम पे ये इंडेंजर्ड घोषित कर दी गई है ना। तो क्यों घोषित किया गया है इंडेंजर्ड, इनको एक बार देख लेते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, ये मेजर फैक्टर्स बताए जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा IUCN के द्वारा ये चीज़ घोषित की गई है। इम्पॉर्टेंट पोलिनेटर्स एंड प्रो monarch are the most recognizable species of butterfly, are important pollinators and provide various ecosystem services such as maintaining the global food web। बेसिकली पॉलिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो जितनी वेजिटेबल्स या प्लांट्स, फ्रूट्स ऐसे जितने रहते हैं जिनको पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो इनके थ्रू फलते फूलते थे बेसिकली। अब आज ये इंडेंजर्ड है, तो जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनकी यूनिक लाइफस्टाइल एक बार को आप देख सकते हो। छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस ये है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो आज के टाइम पे इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया टू सेटअप जॉइंट थिएटर कमांड्स, तो बेसिकली एक जॉइंट थिएटर कमांड इंडियन डिफेंस के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये कंडक्ट कराया जा रहा है, जो आर्म फोर्स के तीनों विंग्स होते हैं ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकें और इनका कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो, इसके लिए इसको किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तीनों साथ में मिलकर टेस्ट वगैरह करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह इनकी साथ में चलेगी। एक यूनिफाइड कमांड ऑफ 3 सर्विसेज अंडर द सिंगल कमांडर फॉर जियोग्राफिकल थिएटर्स दैट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, है ना। तो उन जगहों पर ट्रेनिंग करना या उन जगहों के लिए ट्रेनिंग करना जो कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों कवर्ड होंगे इसमें। ठीक है, शेखातकर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, इस तरह के जो थिएटर कमांड्स हैं इनको रिकमेंड किया था अपनी उसमें रिपोर्ट में। ठीक है, ये आप एक बार को देख सकते हो। वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड, साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड और साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये कवर किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर से कमांड सेंटर इनके कहाँ कहाँ है। वेस्टर्न के लिए न्यू दिल्ली है, नॉर्दर्न के लिए कोलकाता है, साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए मुंबई है, और विजाग जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम, वो साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक ऑटोनॉमस लो टेम्परेचर थर्मल डीसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी ईजाद की है, जिसमें जो सी वाटर है वो ना कन्वर्ट करके पोर्टेबल वाटर, मतलब ड्रिंकेबल वाटर या यूज़ करने वाले वाटर के तरह यूज़ किया जा सकता है उसको। तो इसकी अभी रिसेंट में लक्षद्वीप आइलैंड पे सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। तो इससे जो वाटर क्राइसिस है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जो वाटर डेफिशिएंसी हो रही थी ना, उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। छोटी सी न्यूज़ है, आप चाहो तो ये डायग्राम देख सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये PCS और छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे।
यूरोपियन यूनियन ने फाइनली जो पाम ऑयल है उससे फेज आउट कर लिया है इंडोनेशिया और मलेशिया को। मतलब कि इंडोनेशिया और मलेशिया से किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अब पाम ऑयल को लेके नहीं रहेगा यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मानना है कि अनसस्टेनेबल पाम ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। और वही मलेशिया और इंडोनेशिया ने ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि ये रेस्ट्रिक्शन अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेटरी हैं और क्रॉप अपार्थाइड हैं। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ में इनको चैलेंज किया है। इंडोनेशिया मलेशिया वर्ल्ड के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, 90% इनका ग्लोबल प्रोडक्शन है। और यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंट में एक रीफ्यूल ईयू इनिशिएटिव चालू किया था, which would mean 85% of all used aviation fuel would have to be sustainable by 2050। मतलब समझ रहे, रिसाइकलिंग फ्यूल की जितने भी टाइप के फ्यूल हैं, स्पेशली पाम ऑयल वगैरह, ये रिसाइकलेबल होते हैं। इनको अलग अलग उसमें यूज़ किया जा सकता है अलग अलग कामों में। तो इसी के बेसिस पर इनको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश में रीफ्यूल इनिशिएटिव ईयू इनिशिएटिव चालू किया गया है। पाम ऑयल के बारे में थोड़ा आप चाहो तो देख लीजिए यहाँ पर। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। और इसको ओवर मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंपोर्टर्स की जगह पर सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए कई सारे मिशंस इंडिया ने स्टार्ट किए हैं अभी 3-4 साल के अंदर ही। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, ये सबसे बड़ा मिशन अभी के टाइम पे चल रहा है पाम ऑयल को लेके। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर पाम ऑयल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम चलाया गया है। फिर खरीफ स्ट्रेटजी 2021 फॉर ऑयल सीड्स, येलो रेवोल्यूशन, ये सब भी चलाए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगली, जो आई सपोज आज की लास्ट न्यूज़ है। हाँ, आज की लास्ट न्यूज़ है हट्टी कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इसको ट्राइबल स्टेटस फाइनली दिया गया है अब जाके। ये कम्युनिटी जो है वो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया इसमें डेटा। आप चाहो तो पीडीएफ जो मैं बनाता हूँ उसमें इस सब चीज़ों को देख सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यही है कि हट्टी कम्युनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रही है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। और इनको ट्राइबल स्टेटस फाइनली दे दिया गया है। एसटीज में जो आते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स में, वो अब आया करेंगे ये भी, तो उनको सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। होमलैंड इनका हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर है, गिरी और तोन्स रिवर्स के बीच में। ठीक है तो गिरी और तोन्स रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। Tones marks the border between the two states। और हट्टी who lives the Transgiri area of Himachal and Jaunsar Bawar of Uttarakhand were once part of royal estates of Sirmaur until Jaunsar Bawar separation in 1814। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो मैं एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री में खुद देख रहा था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। पर कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये एक बार ज़रूर देख लीजिए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ कवर ख़त्म होती हैं। चाहो तो आप इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स देख सकते हो, एसटी से रिलेटेड। ठीक है, ट्राइफेड जो है आपका, वो बेसिकली जो ट्राइबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंडिजिनस या होमो जो भी उनके सेल्फ मेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए ट्राइफेड बनाया गया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी है। फिर उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइबल स्कूल्स का, प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनकी कमिटीज़ जो हैं वो भी एक बार देख लीजिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं आपका प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स ख़त्म करते हैं। थैंक यू।